दोस्तों, द हेयरी एप यूजीन ओनाइल की एक बेहद फेमस एक्सप्रेशनिस्ट प्ले है जिसको 1922 में फर्स्ट टाइम न्यूयॉर्क के प्रोविंस टाउन प्लेयर्स द्वारा रिप्रेजेंट किया गया था। इस प्ले में यूजीन ओनाइल ने मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी की प्रॉब्लम्स, लेबर क्लास की सिचुएशन और इंसान के अस्तित्व से जुड़े सवालों को बड़ी गहराई से उठाया है। दोस्तों, यह प्ले द हेयरी एप एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा की कैटेगरी में आता है। एक्सप्रेशनिज्म का मतलब होता है बाहरी दुनिया के रियलिटी को नहीं, बल्कि इंसान के अंदरूनी भाव, अनुभव और मानसिक स्थिति को स्टेज पर दिखाना। यूजीन ओनाइल ने इस प्ले में प्रतीकों, असामान्य संवाद और नाटकीय तकनीक यानी कि सिंबल्स, डिस्टॉर्टेड डायलॉग्स एंड ड्रामेटिक टेक्निक्स का इस्तेमाल किया है ताकि दर्शक डायरेक्टली कैरेक्टर्स के माइंड और फीलिंग्स को समझ सकें। दोस्तों, द हेयरी एप एक मॉडर्न ट्रेजेडी है जिसमें नायक का पतन यानी कि इस प्ले के प्रोटैगनिस्ट का डिक्लाइन उसके आइडेंटिटी क्राइसिस की वजह से होता है। यह प्ले मजदूर वर्ग यानी कि लेबर क्लास की पीड़ा और अमीर गरीब की खाई को उजागर करता है। दोस्तों, इस प्ले में यूजीन ओनाइल ने इंसान और मशीन के रिश्ते को प्रश्न चिन्हित किया है। यांग का कैरेक्टर आज भी एलिनेशन यानी कि अलगाव का प्रतीक है। वहीं अगर इसे शॉर्ट में कहूँ तो द हेयरी एप मॉडर्न एज का एक माइटी प्ले है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इंसान सिर्फ एक मशीन का पुर्जा है या उसकी कोई असली पहचान भी है। दोस्तों, इस सवाल का जवाब तो आप तभी दे पाएंगे जब आप इस प्ले को पूरा पढ़ेंगे, तो शुरू से अंत तक इसे ज़रूर देखिए। और इससे पहले इस चैनल जिस इंस्टीट्यूशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी और भी मज़ेदार लिटरेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इसका लुत्फ़ उठा सकें। तो इससे पहले कि इस इंट्रोडक्शन के बाद मैं स्टोरी शुरू करूं, चलिए जल्दी से देख लेते हैं इस प्ले के मेन कैरेक्टर्स को ताकि आधी से ज़्यादा स्टोरी आपको यहीं से समझ आ सके। तो दोस्तों, इस प्ले का पहला कैरेक्टर है यांक रॉबर्ट स्मिथ, जो इस प्ले का प्रोटैगनिस्ट है और सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। दोस्तों, यांक एक जहाज़ का स्टोकर्स यानी कि कोयला झोंकने वाला मजदूर है जो बॉयलर रूम में काम करता है। वो शरीर से काफ़ी मजबूत, भारी और जानवर जैसा है, इसलिए उसे द हेयरी एप कहा जाता है। दोस्तों, शुरू में यांक मानता है कि वो दुनिया का असली ताकतवर इंसान है क्योंकि जहाज़ को चलाने वाली भाप की ऊर्जा उसी की मेहनत से निकलती है। लेकिन जब अमीर लड़की जिसका नाम मिल्ड्रेड है उसे फिल्दी बिस्ट यानी कि गंदा जानवर कहकर पुकारती है, तब उसकी आत्मा हिल जाती है और धीरे धीरे यांक को लगता है कि वह समाज का हिस्सा नहीं है बल्कि अलग थलग पड़ा हुआ इंसान है। उसकी तलाश यही है कि वह कहाँ बिलोंग करता है। अंत में वह चिड़ियाघर में एक गोरिल्ला से अपना रिश्ता जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गोरिल्ला उसे दबाकर मार डालता है। यांग का कैरेक्टर आधुनिक मजदूर वर्ग की पहचान संकट यानी कि आइडेंटिटी क्राइसिस और इंडस्ट्रियल सोसाइटी में एलिनेशन यानी कि अलगाव को दिखाता है। वहीं अगले कैरेक्टर का नाम है मिल्ड्रेड डगलस। वो एक अमीर कैपिटलिस्ट की बेटी है। वो अपने अमीर क्लास से ऊब चुकी है और गरीब मजदूरों की ज़िंदगी देखने के लिए जहाज़ के बॉयलर रूम में जाती है। वहाँ वो पहली बार यांग को देखती है और उसका घिनौना रूप देखकर डर जाती है। वो उसे तुरंत गंदा जानवर यानी कि फिल्दी बिस्ट कह देती है। ये शब्द यांग के जीवन को हमेशा के लिए बदल देता है। मिल्ड्रेड पूंजीवादी वर्ग यानी कि कैपिटलिस्ट क्लास का प्रतीक है जो मजदूरों को नीच, असभ्य और गैर मानवीय समझता है। वहीं अगले कैरेक्टर का नाम है पैडी, जो जहाज़ का एक बूढ़ा स्टोकर यानी कि मजदूर है। पहले वह एक नाविक यानी कि सेलर था और समंदर की आज़ादी का आनंद ले चुका है। अब बुजुर्ग होने की वजह से वह बॉयलर रूम में काम तो करता है, लेकिन उसे बहुत ही ज़्यादा घुटन और थकान महसूस होती है। वह हमेशा अपने पुराने सुनहरे दिनों की बातें करता है जब जहाज़ यानी कि सेल से चलते थे और मजदूर आज़ाद महसूस करते थे। दोस्तों, यूँ कहें तो पैडी नॉस्टैल्जिया यानी कि पुराने दिनों को याद करने वाला एक मजदूर है जो खोई हुई आज़ादी का प्रतीक है। वहीं अगला कैरेक्टर है लॉन्ग, जो एक और स्टोकर है लेकिन विचारों में रेडिकल और समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट है। वह कहता है कि मजदूरों की हालत ख़राब है क्योंकि कैपिटलिस्ट लोग उसे एक्सप्लॉइट यानी कि शोषण करते हैं। वह हमेशा क्लास स्ट्रगल यानी कि वर्ग संघर्ष की बातें करता है। वह यांग को सिखाने की कोशिश करता है कि उसकी दुश्मनी किसी एक आम आदमी या मिल्ड्रेड से नहीं बल्कि पूरे कैपिटलिस्ट सिस्टम से है। लॉन्ग मजदूर वर्ग की राजनीतिक चेतना यानी कि क्लास कॉन्शियसनेस का प्रतीक है। वहीं अगला कैरेक्टर है सेकेंड इंजीनियर, जो जहाज़ के अपर स्टाफ में से एक है। वह मजदूरों को सख्ती से काम करवाता है। यह कैरेक्टर अथॉरिटी और कैपिटलिज्म की कठोर शक्ति को दिखाता है। वहीं बहुत सारे स्टोकर्स हैं।
ये बॉयलर रूम में यांक, पैडी और लॉन्ग के साथ काम करने वाले मजदूर हैं। ये सामूहिक रूप से उस मजदूर वर्ग का प्रतीक हैं जो थके हुए, गुस्से में लेकिन बेबस हैं। कई बार यांक की ताकत को मानते हैं लेकिन अंत में उसे अकेला छोड़ देते हैं। वहीं एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है आंट, जो मिल्ड्रेड की आंटी है। वो अमीर वर्ग की महिला है जो मिल्ड्रेड के साथ जहाज पर यात्रा कर रही है। वह दिखाती है कि अमीर औरतें गरीब मजदूरों को क्यूरियोसिटी और इंटरटेनमेंट की चीज़ समझती हैं, इंसान नहीं। वहीं इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यानी कि IWW मेंबर्स, यानी कि यांक अब मजदूरों की यूनियन से जुड़ने की कोशिश करता है तो ये लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे पागल समझकर बाहर निकाल देते हैं। यह दिखाता है कि यांक कभी भी बिलोंग नहीं करता, ना अपर क्लास में ना लोअर क्लास के संगठित मजदूर आंदोलन में। तो अंत में गोरिल्ला का कैरेक्टर आता है जो इस प्ले का प्रतीकात्मक और आखिरी कैरेक्टर है। चिड़ियाघर में यांक इस गोरिल्ला से खुद को जोड़ने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि शायद इंसानों में उसकी जगह नहीं है तो जानवरों के बीच उसकी जगह है, लेकिन गोरिल्ला उसे गले लगाकर कुचलकर मार देता है। गोरिल्ला यांक की जानवर जैसी प्रवृत्ति और उसकी अंतिम बेगानी यानी कि एलिनेशन का प्रतीक है। दोस्तों, अगर ये कहें द हेयरी ऐप के कैरेक्टर सीधे साधे लोग नहीं बल्कि पूरे समाज के प्रतीक हैं। यांक एक आधुनिक मजदूर का आइडेंटिटी क्राइसिस है, तो मिल्ड्रेड अमीर वर्ग की अहंकारी और घृणित लड़की है, तो पैडी पुराने सुनहरे दिनों को याद करने वाला इंसान है, तो लॉन्ग राजनीतिक चेतना और वर्ग संघर्ष में डूबा रहता है। वहीं गोरिल्ला इंसान की जड़ प्रवृत्ति और आइसोलेशन का प्रतीक है। तो दोस्तों, अब देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। दोस्तों, इस स्टोरी को 8 एक्ट में डिवाइड किया गया है, तो चलिए शुरू करते हैं एक्ट 1। दोस्तों, इस प्ले के शुरुआत में यांक बेहद कॉन्फिडेंट है। वो कहता है आई बिलोंग, आई मेक दिस शिप मूव, आई एम द पावर। यानी वो मानता है कि पूरी दुनिया उसी की मेहनत पर चलती है। जहाज का इंजन, जहाज की रफ्तार सब उसकी ताकत से है। यहाँ यांक खुद को समाज में बिलोंगिंग महसूस करता है। वहीं पैडी एक नॉस्टैल्जिक है। वह कहता है कि सेल वाले जहाज के ज़माने में मजदूर हवा और लहरों से दोस्ती महसूस करते थे, आज मशीनों की गुलामी है। पैडी पुराने रोमांटिक दिनों का रिप्रेजेंटेटिव है। वहीं अगला कैरेक्टर लॉन्ग, जो शुरू से ही कैपिटलिज्म के खिलाफ बोलता है, वो कहता है कि मजदूरों को दबाया जा रहा है और असली दुश्मन कैपिटलिस्ट लोग हैं। यांक उसकी बातें सुनकर हंसी उड़ाता है। दोस्तों, अब शुरू होता है एक्ट 2। मिल्ड्रेड डगलस, जो अपर क्लास कैपिटलिस्ट की लड़की है, मजदूरों की गंदी जिंदगी देखने का शौक रखती है। वह कहती है आई वॉन्ट टू नो हाउ द अदर हाफ लाइव्स। उसकी आंटी उसे रोकने की कोशिश करती है पर मिल्ड्रेड जिद्दी है। मिल्ड्रेड की आंटी एक हाई सोसाइटी की महिला है जो मजदूरों से दूरी बनाए रखना चाहती है। वह पूंजीवादी वर्ग के अहंकार और घृणा के प्रतीक है। दोस्तों, अब शुरू होता है एक्ट 3। एक्ट 3 में मिल्ड्रेड बॉयलर रूम में आती है। वह यांक को कोल में डूबा हुआ पसीने से भीगा जानवर जैसा देखती है। अचानक डर कर वह उसे कह देती है फिल्दी बीस्ट, यानी कि गंदा जानवर। दोस्तों, ये शब्द यांक के दिल पर गहरी चोट करता है। अब तक यांक खुद को सोसाइटी का हीरो मानता था, लेकिन मिल्ड्रेड के शब्द उसे अपमान और बेगानगी यानी कि एलिनेशन का एहसास कराते हैं। दोस्तों, इस एक्ट में यांक की ज़िंदगी बदल जाती है। वहीं शुरू होता है एक्ट 4। यांक काफ़ी गुस्से में होता है। वह कहता है सी कॉल्ड मी अ बीस्ट, आई विल शो हर हु इज़ द रियल बीस्ट। वह मिल्ड्रेड और उसके वर्क से बदला लेना चाहता है। पैडी और लॉन्ग उसे समझाते हैं कि असली दुश्मन सिस्टम है, लेकिन यांक सिर्फ इंडिविजुअल बदले की सोच में है। यहाँ से यांक की ट्रैजिक जर्नी शुरू होती है और इसी के साथ शुरू होता है एक्ट 5। दोस्तों, यांक पहली बार न्यूयॉर्क की अमीर सड़क यानी कि 5th एवेन्यू पर आता है। वहाँ उसे रिच लोग ऐसे देखते हैं जैसे वो कोई अलग प्राणी हो। वह उनके बीच बिलोंग नहीं करता। वह चिल्लाता है, लेकिन भीड़ उसे पागल समझकर पुलिस के हवाले कर देती है। दोस्तों, यांक को एहसास होता है कि वह न तो अपर क्लास का हिस्सा है न लोअर क्लास का। वहीं शुरू होता है एक्ट 6। एक जेल का सीन है। यांक जेल में है। यहाँ पर वह पहली बार सोचता है कि उसे मजदूरों के संगठन से जुड़ना चाहिए, लेकिन कैदी उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं तू तो जानवर है, तेरे बस की बात नहीं। यांक अब और भी अकेला हो जाता है। यहाँ से उसकी तलाश शुरू होती है और वो कहता है वेयर डू आई बिलोंग। दोस्तों, अब शुरू होता है एक्ट 7। IWW इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड का ऑफिस है।
यैंक वहाँ जाता है लेकिन मजदूर नेता उसे गंभीरता से नहीं लेता। वो कहता है कि वह इमेच्योर है और गुस्से से भरा हुआ है और यैंक को बाहर निकाल देता है। दोस्तों अब यैंक को लगता है कि मजदूर आंदोलन में भी उसकी कोई जगह नहीं है। दोस्तों इस प्ले का लास्ट एक्ट शुरू होता है 8वां और ये सीन होता है जू का। यैंक चिड़ियाघर में गोरिल्ला को देखता है। वो उससे कहता है यू आर मी एंड आई एम यू, वी बिलोंग टुगेदर। यंग गोरिल्ला को गले लगाता है लेकिन गोरिल्ला उसे अपनी बाहों में कसकर कुचलकर मार डालता है। अंत में यैंक की मौत होती है और उसकी आइडेंटिटी की तलाश अधूरी रह जाती है। दोस्तों गोरिल्ला यैंक की जानवर जैसी प्रवृत्ति और मॉडर्न मैन की अल्टीमेट एलिनेशन यानी कि पूरी तरीके से बेगानगी का प्रतीक है। दोस्तों अंत में गोरिल्ला यैंक को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लेता है और उसकी ज़बरदस्त ताकत यैंक को दबाकर कुचल देती है, जिससे यैंक मर जाता है। मरने से पहले वह हंसते हुए कहता है क्राइस्ट वेयर डू आई बिलोंग, यानी कि हे भगवान आखिर मैं कहाँ रहूँ। इस तरीके से इस प्ले का ट्रैजिक एंड होता है।